गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे। लॉकडाउन में घर पर आप लोग हैं, पढ़ाई लिखाई को एंजॉय करिए और सारे वीडियो को अच्छे ढंग से बार बार देखिए, सारे डीपीपी को सॉल्व करिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का कई सारा 2-3 वीडियो बन गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक एक करके आप सारे वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कोशिश करिए लगातार ही एक वीडियो को लंबे समय तक देख के खत्म करें। ऐसा नहीं हो कि आप 10 मिनट देख रहे हैं फिर बच गया तक कल 10 मिनट देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे मान लीजिए कि बहुत लंबा वीडियो अगर बन रहा है तो उसको समय लग रहा है तो 2 बार में कोशिश करिए देखने का। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं कोशिश करिए एक बार अगर हम देखें तो कंप्लीट देख करके ही समझ के उठें तो अच्छा रहेगा आप लोग को, तभी वीडियो क्लियर हो पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने आपको ये बताया था कि एनोड और कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने 25 रिएक्शन का 25 का एक हम सीरीज बनाए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 25 ही हमको कहीं आगे पीछे काम पड़ता है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो 25 का सीक्वेंस उम्मीद करते हैं जरूर ही याद कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि उसी 25 के हिसाब से हम समझ पाते हैं कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा। अगर मान लीजिए एनोड के पास 2 तरह का सब्सटेंस है, कैथोड के पास भी 2 तरह का सब्सटेंस है, ठीक है। तो दोनों सब्सटेंस में से कौन सब्सटेंस एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, ये हम पढ़ाए थे कि दोनों में से जिसका SRP का वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होगा वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा। और कैथोड की तरफ हम लोग क्या बोलते हैं कि कैथोड के पास जो भी सब्सटेंस या आयन होगा उसमें से कौन सा सब्सटेंस या आयन जो है कैथोड पर रिड्यूस्ड होगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा होगा, हाई होगा। इधर लो इधर हाई। एनोड पर वह ऑक्सीडाइज होगा जिसका SRP लो होता है, तो वहीं कैथोड पर वह रिड्यूस्ड होगा जिसका SRP हाई होता है। और ये बात समझ में, ये सब चीज पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि अपने अपने रेस्पेक्टिव एनोड पर और कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है उसका अमाउंट कितना है। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कौन ऑक्सीडाइज या कौन रिड्यूस हो रहा है। अभी क्या पढ़ेंगे, कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है। जो अमाउंट ऑक्सीडाइज हो रहा है जो सब्सटेंस, उसका अमाउंट क्या है। गैस है तो उसका वॉल्यूम क्या है या मोल क्या है। अगर इधर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो कितना अमाउंट उसका रिड्यूस हो रहा है, उसका मोल का संख्या क्या होगा। अगर कोई गैस है तो कितना उसका वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हम यही चीज समझेंगे, ठीक है, अभी के वीडियो में। चलिए इसको शुरू करते हैं लोग। लिखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। एक फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। फैराडे का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का 2 लॉ पढ़ेंगे, है। कितना लॉ पढ़ेंगे, 2 लॉ हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पिछले क्लास में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे उसको यहाँ थोड़ा सा हम रफली बनाते हैं, आप समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया था, एक इस तरह से कंटेनर लिया था, ठीक है। और इस कंटेनर में हमने क्या किया था, मेटल का रॉड डीप कर दिए थे, मेटल का रॉड इसमें डाल दिए थे। ये रॉड हो सकता है इनर्ट रॉड हो प्लेटिनम का या एक्टिव रॉड हो, ठीक है। और इसमें आपने सॉल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टेन स्टेज, है ना। इसमें क्या किए थे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। या तो ये मोल्टेन स्टेट में होगा या होगा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना। ये रॉड है, इसको हमने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हम बनाए थे पिछले क्लास में, वीडियो आप देखे होंगे इसको। यहाँ नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये डीसी सोर्स है आपका। तो पॉजिटिव से जिसको कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, एनोड। नेगेटिव पोल से जिसको कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है कैथोड। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो आप यूज किए हैं, इलेक्ट्रोड
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम जानते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, एनोड पर हमको मालूम है ऑक्सीडेशन होता है और यही मालूम है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, वह इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ भी मूव करता है। आ रही बात समझ में? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें अगर जो पॉजिटिव आयन होगा, जो नेगेटिव आयन होगा, समझिए उसका क्या हुआ होगा, है ना। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल की तरफ मूव करता है, वही नेगेटिव आयन जो है क्या करता है, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है ना। ये सब चीज हम पढ़े थे पिछले क्लास में। अब मान लो कोई भी नेगेटिव आयन जो यहाँ मूव किया, इसके इर्द गिर्द जो नेगेटिव आयन जमा हो जाएगा, इसके आसपास में पॉजिटिव आयन जमा हो जाएगा। ये नेगेटिव आयन क्या करता है, नेगेटिव आयन यहाँ पर क्या करता है, मान लो मोल्टेन स्टेट लिए, मोल्टेन है ये, ठीक है। तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पर लॉस कर देगा और न्यूट्रल होकर के इस पर जमा हो जाएगा, या गैस होगा तो लिबरेट हो जाएगा। और पॉजिटिव आयन क्या करेगा, जाएगा कैथोड की तरफ। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर से इधर आता है ना। और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिसीव करके ये इधर डिस्चार्ज होने लगता है। अल्टीमेटली एनोड पर भी डिस्चार्जिंग का ही प्रोसेस होता है, कैथोड पर भी डिस्चार्जिंग ही होता है। एनोड पर नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज होता है, तो कैथोड पर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होता है। ये बात हम पिछले क्लास में समझे थे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो समझिए, कि आप जो ये रॉड इसमें डीप किए हैं, डाले हैं, तो इसके डालने से तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस रॉड को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करिएगा, क्या सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्ज का फ्लो होगा। जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज का जैसे ही फ्लो होगा इस बैटरी के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव आयन जो है इस पर जाके जमा होगा, पॉजिटिव आयन यहाँ जाके जमा होगा। हम यही जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव आयन जो यहाँ जमा हुआ उसका कितना अमाउंट जमा हुआ, नेगेटिव आयन जो यहाँ जमा हुआ उसका कितना अमाउंट जमा हुआ, ठीक है। यही बतलाता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, है ना। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एनोड या कैथोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, उस सब्सटेंस का जो मास होगा, अमाउंट होगा, वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें पास कराया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं, जो पोल है उस पर जो सब्सटेंस जमा हुआ होगा, सीधी सी बात है, अगर हम कम देर तक चार्ज को फ्लो कराएंगे, थोड़े समय तक चार्ज का फ्लो कराएंगे, तो थोड़े देर के लिए ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो सीधी सी बात है, कैथोड और एनोड पर जो अमाउंट जमा हुआ होगा, थोड़ा सा अमाउंट जमा हुआ होगा। अगर हम करंट और समय तक पास कराते रहे और ज्यादा देर तक पास कराते रहे, और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो प्रैक्टिकल बात है, खुद सोच कर देखिए कि जितना ज्यादा हम चार्ज फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा एम्पियर का करंट जितने ज्यादा समय तक हम फ्लो कराएंगे, तो कैथोड और एनोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, उस डिपॉजिटेड अमाउंट का मास उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि कैथोड और एनोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसका मास जो है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उस सॉल्यूशन में पास कराया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? चलिए, तो फैराडे फर्स्ट लॉ हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं, है ना। क्या होगा बताइए, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस फॉर्म में हो,
बस दिस इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। अच्छे ढंग से इस लॉ को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, समझिए, कोशिश करिए। The mass of substance deposited or liberated, अगर कोई सॉलिड के रूप में जमा होता है, इस पर सॉलिड आके जमा हो जाता है तो डिपॉजिट वर्ड बोलेंगे। अगर गैस के रूप में यहाँ निकल रहा है कुछ तो लिबरेटेड बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस यहाँ जमा होगा इस पर, ठीक है, या इस पर जमा हुआ होगा, यहाँ देख रही जमा अमाउंट को हम डार्क कर दिए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि अमाउंट इस पोल पर आकर के इस रॉड पर आके जमा हो रहा होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो कितना अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट जमा होने का मतलब है कि कम इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया है। अगर ज्यादा चार्ज इससे फ्लो कराएंगे तो ज्यादा अमाउंट जमा होगा। कितना प्रैक्टिकल बात है, आप समझ सकते हैं खुद भी कि जितना ज्यादा हम चार्ज को फ्लो कराएंगे उस सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा अमाउंट जमा होगा सब्सटेंस का अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर। दिस इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो मैथमेटिकली अब बताइए क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड एंड चार्ज को हम Q से दर्शाते हैं। अभी लिखेंगे W क्या है, Q क्या है, सबके बारे में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग यहां पर देते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू Q, Z इंटू Q, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला आ गया तरह से। यहां पर आप समझिए Z क्या है, वेयर Z इक्वल टू व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को इस कांस्टेंट से हम लोग इस नाम से जानते हैं। ये कांस्टेंट का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड, ठीक है। तो अब यहां पर बताइए कि हम जानते हैं इस चीज को एज वी नो दैट वी स्टडी इन फिजिक्स, फिजिक्स में 9th 10th में आप ऐसा पढ़े होंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज हम लोग निकालते हैं जिसको Q से दर्शाते हैं, वो I इंटू T के बराबर होता है, ठीक है। I क्या है, करंट इन एम्पियर, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड। कितने एम्पियर का करंट कितने सेकेंड तक पास कराया गया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला सबका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। चलिए, तो Z क्या है पता चल गया। अब बताइए यहाँ W क्या है, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, या लिबरेटेड। कैथोड या एनोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उसको हम W से दर्शाते हैं। और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहिए या आप कह सकते हैं इसको चार्ज, चार्ज इन कूलम, ठीक है। Q क्या है, चार्ज इन कूलम, ठीक है। तो आपको मालूम है Q यहां पर चार्ज हो गया, चार्ज हो गया यहां कूलम में, और I हो गया एम्पियर में, T हो गया आपका टाइम, एम्पियर इनटू टाइम सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड चार्ज कहलाता है कूलम, ठीक है। कूलम इक्वल टू क्या हो जाता है, एम्पियर इनटू सेकंड। डायमेंशनली इसको लिखे, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया सेकंड, एम्पियर सेकंड कहलाता है कूलम। 1 एम्पियर सेकंड क्या कहलाता है, 1 कूलम, 1 एम्पियर सेकंड 1 कूलम। कहने का मतलब कि 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकंड तक फ्लो कराए, 1 एम्पियर का करंट मात्र 1 सेकंड के लिए, ठीक है, तो उससे जो चार्ज डेवलप होगा उसको बोलते हैं 1 कूलम, वो 1 कूलम के बराबर चार्ज होता है। क्लियर है, तो सब हम लोग समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और इसकी मदद से हम कई सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसी फॉर्मूला पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो पीछे जो हम आपको पढ़ाए थे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा टॉपिक था, और अभी जो पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे आईटी वाले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाएंगे,
और फिर दोनों पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, जिसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, और उस पर बेस्ड फिर मैं आपको 30-40 क्वेश्चन भेजूंगा डीपीपी के लिए, ठीक है, जिसको रूम पर बैठ करके सॉल्व करिएगा। उसके बाद ही मैं फिर आगे वाला टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस चीज को। तो अभी जैसा आपने यहाँ पर पढ़ा है कि W इक्वल टू Z इंटू क्यू, ठीक है, अभी पढ़े हम। और यहाँ W क्या है ये आपको पता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, वो Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है, और Q क्या है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, ठीक है। और Q के जगह पर हम जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। बात समझ में आई है? अब समझो, अगर यहां से मैं Z निकालता हूं, Z को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा W बाय Q, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर हम डिफाइन करें Z को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहां से देखिए, यहां से अगर हम Z निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा W बाय I इंटू T, ठीक है। अब समझिए कि अगर I, समझो यहां पर कि अगर मान लेते हैं कि I जो है 1 एम्पियर है, ठीक है, और T अगर 1 सेकेंड है ना, इसका मतलब जो है Q जो हो गया 1 कूलम हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में? सर फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग बनाए थे, इस सेल को आप दीवार में फिट कर लीजिए, ठीक है, तो 1 एम्पियर का करंट, केवल 1 एम्पियर का करंट हम 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड मतलब घड़ी देखते हैं 1 सेकेंड हो जाता है, तो मात्र 1 एम्पियर का करंट अगर हम 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ तो अमाउंट जमा हुआ ही होगा, वो नेग्लिजिबल अमाउंट क्यों ना हो, 0.000 समथिंग। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक, यानी 1 कूलम चार्ज, केवल 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज अगर हम फ्लो कराते हैं, यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक अगर हम फ्लो कराते हैं, यानी IV1 TV1, है ना, या कह सकते हैं अगर चार्ज 1 कूलम है, Q1 होगा, IG को 1 कहिए या Q को 1 कहिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराते हैं, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जिसको हम W बोलते हैं, उसी W को हम Z बोलेंगे। अगर Q1 हो जाए तो W ही Z कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम Z को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा क्या कहलाएगा, द मास ऑफ substance deposited when a current of 1 ampere for 1 second passed through electrolyte, है ना, that is a charge of 1 coulomb is passed, that's it। इसका मतलब कि जब मान लो कि Q हमारा 1 कूलम हो, या I इक्वल टू 1 एम्पियर हो, और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो, ठीक है, तो उस स्थिति में Z जो होगा वो W के बराबर होगा, Z W के बराबर होगा, क्योंकि Q को तो हम 1 मान लिए हैं, या IT को 1 एम्पियर 1 सेकेंड, ये भी आपका 1 ही लगे, 1 × 1 1, तो W ही Z कहलाएगा हमारा, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसी को हम Z बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है Z, उसको डिफाइन कर दिया, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको। 1 एम्पियर का करंट जब 1 सेकेंड तक फ्लो होगा, तो जितना अमाउंट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वही अमाउंट उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, जिसको Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझिए, काफी आसान है। अब हम इसको मैथमेटिकली यहाँ पर डिराइव करेंगे, कई सारा फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले को हम बॉक्स में घेरते चले जाएंगे, आप उस बॉक्सेस को याद रखिएगा तो सवाल बनेगा,
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली सारा फार्मूला भी निकालेंगे हम लोग, देखते चलिए एक एक करके कैसे कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले समझिए, देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस पर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज बोलते हैं, सबसे मिनिमम चार्ज बोलते हैं इसको। लेकिन इसको हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना बोलते हैं? 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और राउंड फिगर में इसको हम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम बोल देते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना? ये चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम पूछेंगे, बताओ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? बताइए, बहुत आसान है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? कितना? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है आपसे। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, इतना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देयरफॉर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 96,487 कूलम करीब आ जाता है। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, ठीक है, कितना था? 96,487 कूलम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको राउंड फिगर में हम लोग 96,500 कूलम ले लेते हैं। ठीक है, और ये 96,500 कूलम को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे, या 96,500 कूलम को फैराडे कांस्टेंट भी कहा जाता है। फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, जो कि एक्चुअली एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि यहाँ पर हमने अभी निकाला है। इसको फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे बोलते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए अब आइए कि हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा एप्लीकेशन समझे। इसको मैं घेर देता हूं यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिए कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है? Na। ठीक है, अब यहां से आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कीजिए। ठीक है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनता है? Na। तो इसको मैं वीडियो इधर घुमा देता हूं कैमरा को। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए देखिए यहाँ पर। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन, इसको अगर हम मान ले कि Na प्लस चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na बनेगा। इसका मतलब है कि ये 1 मोल Na प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सोडियम प्रोड्यूस करेगा। बोलिए, इसमें किसी को हेजिटेशन है? कोई परेशानी, कोई समझने में कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं क्या है? ऐसा नहीं होगा, समझिए। तो क्या है यहाँ पर 1 मोल, इसके 1 मोल को गेन किया तो सोडियम का 1 मोल बना। अब बताइए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम। 1 मोल सोडियम का मतलब इसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास 23 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप हमको बताइए कि क्या समझे इसका मतलब आप, है ना? इसका मतलब ये समझे कि जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए थे, अगर उसमें सोडियम क्लोराइड लिए होंगे मॉल्टेड स्टेट में सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। सोडियम आयन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। और ये बात समझ में? क्लोराइड आयन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। मान लो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मॉल्टेन NaCl लिए। क्या लिए? मॉल्टेन NaCl, यानी उसमें केवल लिक्विड NaCl है और कुछ भी नहीं है।
अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराया जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाए तो क्या होगा? सोडियम आयन चला जाएगा कैथोड की तरफ, क्लोराइड आयन जाएगा एनोड की तरफ। तो सोडियम आयन जो जाएगा कैथोड की तरफ तो वहां जाके वो करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होगा। तो अगर उस कैथोड वाले पोल पर सोडियम का अगर 23 ग्राम जमा होता है, 23 ग्राम, तो इसका मतलब ये समझना है कि उसमें जरूर ही 96,500 कूलम चार्ज फ्लो कराया गया होगा। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, उस मोल्टेन NaCl में अगर हम 96,500 चार्ज यानी कूलम फ्लो कराएंगे तो ये फिक्स्ड है कि कैथोड पर सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, फिक्स्ड है। चलिए उसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि 96,500 कूलम अगर पास कराते हैं तो 23। चलिए इसको हम यहाँ यूनिटरी मेथड से लिखते हैं। सिंस 9650 कूलम ऑफ चार्ज है ना, डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम एट कैथोड, देयरफॉर अगर 1 कूलम से निकाले तो, अगर 1 कूलम फ्लो कराते हैं तो कितना बनेगा बताओ? 23 बाय फैराडे कांस्टेंट, इतना ग्राम ऑफ सोडियम। और ये बात समझ में। और अभी हम पढ़े हैं, जस्ट थोड़ा 5 मिनट पीछे जाइए तो आपने वहां पढ़ा था कि W = Z × Q होता है, और Q अगर 1 कूलम हो, अगर मान लेते हैं कि Q 1 कूलम हुआ, ये 1 कूलम है, तो W Z के बराबर होगा। ये तो जस्ट अभी आप पढ़े हैं कि Q अगर 1 कूलम हो यानी 1 एम्पीयर का करंट मात्र 1 सेकंड तक अगर फ्लो कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वही हमारा Z कहलाएगा। तो यहाँ तो ये चीज है कि 1 कूलम हम फ्लो कराए हैं, तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कराते हैं तो जो यहाँ पर मास डिपॉजिट होगा ये Z कहलाएगा। यही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा सोडियम के लिए। हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि Z = क्या निकल गया? 23 बाय 96500 ग्राम। किसके लिए? सोडियम के लिए। ये किसके लिए हो गया? फॉर सोडियम। इस तरह अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग आएगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं, फिर समझिए यहां पर। ऐसा इसलिए लिख रहा है ना उदाहरण को, इससे हम एक फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, उसी फार्मूला का पूरे में काम करेगा। देखते चलिए यहां पर, ठीक है। हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। सपोज करो कि Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे क्या बनेगा? Ca। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो थोड़ा वीडियो इधर घुमा देता हूं कैमरा को, दिख रहा है हम लोग को? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने? कैल्शियम 2+ आयन लिया, और हम जानते हैं कि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैल्शियम का एटम बनाएगा। अब समझो इसके पीछे 1 यहाँ पर लगा हुआ, तो इसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का हमको 2 मोल लेना होगा। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पीछे 2 है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कैल्शियम का 1 मोल बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको लिखने आता है तो फैराडे लॉ पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर ये लिखने में परेशानी होगी, उल्टा पुल्टा इलेक्ट्रॉन की संख्या बैठाइएगा, उल्टा पुल्टा मोल बैठाइएगा, तो फैराडे लॉ पर बेस्ड फिर क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही बारीकी से हर चीज को समझा रहा हूँ। पीछे मैंने एन फैक्टर समझा चुका है, एन फैक्टर मैंने पीछे पढ़ाया था। अब अभी देखिएगा कि अभी जो फैराडे लॉ पर हम सवाल जब बनाएंगे तो धड़ल्ले से फिर हम लोग एन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए एन फैक्टर को आप अच्छे ढंग से देखिए, उसके वीडियो को बार बार रिपीट करके कोशिश करिए समझने का व्हाट इज एन फैक्टर, है ना। तो इसे मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि वैलेंस फैक्टर जो आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, तो वही सब आपका यहाँ पर एन फैक्टर भी कहलाता है। क्लियर है? और एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी वो एलिमेंट का वैलेंस फैक्टर या उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 2 × 96500 कूलम, जो कि हम जानते हैं कि 1 मोल का ना 96,500 होता है, 1 मोल का, वहाँ 2 मोल है, 2 × 96500 कूलम। 1 मोल का मतलब यहाँ 40 ग्राम। आगे बात समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ कि 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, प्रोड्यूस
40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एट कैथोड, है ना। देयरफॉर Z निकालने के लिए तो हम 1 कूलम लेकर डिफाइन किए हैं। Z के लिए क्या करते हैं बताइए, पीछे जो हम बताए हैं, बताओ यहाँ पर कि W इक्वल टू क्या था, Z इनटू Q। तो Q अगर 1 कूलम हुआ तो Z बराबर हो जाएगा W के। यहाँ तो वही है कि 1 कूलम में कितना होगा निकालिए, तो 40 बाय 2 इंटू 96500 ऑफ कैल्शियम, है ना। तो Z इक्वल टू यहाँ पूछेंगे क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40 बाय 96500 इंटू 2 ग्राम। ये जो Z निकला किसके लिए निकला, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये निकला फॉर कैल्शियम, ठीक है। तो अब दोनों फॉर्मूला हमको ये बताइए कि यहां जो हम लिखे हैं, ठीक है, अगर नीचे हम यहां पर इंटू 1 कर दें, है ना, नीचे अगर इंटू 1 कर दें तो क्या कोई दिक्कत है आपको? अगर यहां 1 कर दे, 1 क्या है, सोडियम के लिए निकाल रहे हैं, सोडियम के लिए, तो सोडियम का बैलेंस फैक्टर 1 हो गया, सोडियम का n फैक्टर 1 है। उसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम का बैलेंस ही कितना होगा, 2। नीचे आप यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है नहीं, हम इस बस नीचे इसी तरह 1 लगा दिए। 1 लगाने से ऊपर नीचे गुना भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला तैयार करने के लिए हम यहाँ इस चीज को मान लिए हैं कि ये 23 बाय 96500 इंटू 1 क्या है, सोडियम का n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर। उसी तरह यहाँ पर क्या है, कैल्शियम के लिए निकाले तो 40 बाय 96500 इंटू 2। और ये अब एक चीज समझिए, 21 क्या है, 23 क्या है, बोलिए, सोडियम का एटॉमिक मास। 40 क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक मास। 1 क्या है, सोडियम का बैलेंस फैक्टर। 2 क्या है, कैल्शियम का बैलेंस फैक्टर। इट मींस वी कैन फाइंड अ फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज Z। तो यहां पर बताइए कि Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताइए। Z इक्वल टू व्हाट, ऊपर क्या बैठा है, मोलर मास। ये 23 भी सोडियम का मोलर मास है, या एटॉमिक मास आप ग्राम में बोल सकते हैं। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम सबको कॉमनली मोलर मास बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सब्सटेंस एटॉमिक हुआ तो उसके एटॉमिक मास को मोलर मास कहते हैं, सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास बोलते हैं। तो कॉमनली हम लोग मोलर मास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है, मोलर मास, ठीक है। नीचे क्या आ गया है, 1 फैराडे, इसको 1 फैराडे या 96500 रहने देते हैं, इनटू n फैक्टर, n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर, है ना। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए आप, ऊपर मोलर मास बैठाइएगा, नीचे यहाँ 1 फैराडे बैठाएंगे। कूलम में निकाला है तो 96500 ही रहने देना होगा आपको, ठीक है। 96500 इनटू इसका बैलेंस फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका Z निकालने का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे को। फिर मैं भी और समझाऊंगा, इसी फार्मूला से भी और फार्मूला में डिराइव करूंगा, आप देखते चलिए केवल, पहले इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आप समझिए यहाँ पर कि हम लोग पढ़े पीछे W इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है, Z इंटू Q पढ़े हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो Z अभी आप निकाले हैं, इसको उठा करके वहां ले जाइए, है ना। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सारे फार्मूला इसी तरह बॉक्स में घेरेंगे, उसको इक्वेशन मान के यहाँ पुट करके चलेंगे। तो बताइए यहाँ पर आपकी W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, है ना, कि मोलर मास बाय, बताओ क्या हो जाएगा, 96500 इंटू n फैक्टर होगा। Q का हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू T, बोलिए लिख सकते हैं। Z के जगह पर जो यहाँ Z का फॉर्मूला निकाले थे कि mn बाय 96500, उसको बैठा दिए Z के जगह पर, ये इसका फॉर्मूला। Q का हम जानते हैं I इंटू T होता है। ये एक और फॉर्मूला आपका आ गया।
इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको सेकेंड फार्मूला मानिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी पर सवाल आप बना सकते हैं। क्लियर है? और ये बात समझ में। अब इसको आप नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, W बाय मोलर मास को नीचे ले आए, ऊपर क्या बच गया, I इंटू टी बाय 96500 इंटू n फैक्टर। फिर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझिए इसको, या इसको चलिए अभी नहीं गिरते, हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं तो फिर गिरेंगे। अब आप समझाइए हमें ये क्या है, ये बोलो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। जिस सब्सटेंस का वेट निकाल रहे थे उसी सब्सटेंस के यहाँ मोलर मास है, तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या कहलाता है, n नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या जाएगा, I इंटू टी बाय 96500 इंटू वैलेंस फैक्टर। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। इसको इक्वेशन आप 3 मानिए, इक्वेशन समझिए, या ये सब इंपॉर्टेंट आप फॉर्मूला समझते चलिए कि जो हम फैराडे का फर्स्ट लॉ अभी पढ़े हैं उसी लॉ को यहाँ डिराइव करते चले हैं। यहाँ सोडियम का एक उदाहरण लिए थे, फिर यहाँ कैल्शियम का उदाहरण लिए, दोनों उदाहरण को समझते हुए हमने इस फार्मूला को निकाल लिया कि दोनों एग्जांपल से क्या फार्मूला डिराइव होकर हमारा आ रहा है, और इसी फार्मूला को यहाँ हम बैठा दिए फर्स्ट लॉ में। ये हमारे फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, और हमने सोडियम और कैल्शियम का एग्जांपल लेकर के Z का फार्मूला डिराइव कर लिया, और उस Z को फैराडे फर्स्ट लॉ में यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए कितना सारा फार्मूला भी निकलते जाएगा, बहुत सारा फार्मूला भी निकलते जाएगा, देखते चलिए। तो WI क्या हो गया, N। अब आइए कि यहाँ पर आप ऐसे समझिए इस चीज को, है ना, कि मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास बाय n फैक्टर, है ना, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, पता है आपको कि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास, आप ही बताइए कि इक्विवेलेंट मास को हम E से दर्शाएंगे अब, जो बराबर होता है मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, या सो कहिए मोलर मास बाय n फैक्टर, चूंकि वैलेंस फैक्टर को ही n फैक्टर कहते हैं। ये हम पढ़े हैं नॉर्मेलिटी में भी कि सब्सटेंस के मोलर मास में अगर n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो एटॉमिक मास में वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। एटॉमिक मास में वैलेंसी से इक्विवेलेंट मास निकलता है, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला है। तो इक्विवेलेंट मास हम क्या लिखते हैं, मोलर मास बाय n फैक्टर। अब बताइए कि फ्रॉम इक्वेशन 2 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि W इक्वल टू मोलर मास इनटू n फैक्टर, मोलर मास बाय n फैक्टर, इसको हम इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट मास लिखिए, इक्विवेलेंट मास इनटू I इनटू T बाय 96500, या इक्विवेलेंट मास को सिंपली E लिखिए, IT को तो हम Q लिखते आए हैं, Q भी लिख सकते हैं आप, तो 96500 कूलम। ये आपका एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। क्या मान लेते हैं इसको, 4। आप केवल क्या करेंगे ना कि सबसे पहले सोडियम को ले लेना है, कैल्शियम के एग्जांपल को ले लेना है, उस एग्जांपल को समझते हुए Z का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, हम Z का फॉर्मूला निकालेंगे, और उसी Z के फॉर्मूला को जो याद रखना है मोलर मास बाय 96500 इनटू n फैक्टर है, इसको उठा करके हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ में Z को रख दिया, वहां से उसको उठा करके और Q को I इनटू T भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला सब इसी से डिराइव होते चला गया। देखिए आप अच्छे ढंग से देखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे ढंग से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। आगे बात समझ में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम एक छोटा सा और फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला का, उस रिलेशन का इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करेंगे पूरे फैराडे लॉ में। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक सारा डेरिवेशन आपको याद ना हो जाए, सारा फॉर्मूला आप याद नहीं कर ले तब तक इसको देखते रहना है, सारे बॉक्सेस को निहारते रहना है,
खूब अच्छे ढंग से उसको याद रखना है। तब तक ये देखना है जब तक हमारा सारा फार्मूला डेरिवेशन के साथ याद नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब मान इतना सारा फार्मूला है, फैराडे लॉ पर फिर सवाल बनाइएगा, फार्मूले भूल जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा। तो सवाल बनाने का हमारे पास दो ही तरीका है, या तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, या फार्मूला बनाएंगे। यूनिटरी मेथड नहीं आता तो फार्मूला याद रखिए, दोनों में से कुछ नहीं याद रखना चाहते तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हाथ धो बैठिए, ठीक है। चलिए इधर हम आते हैं, फिर से समझते हैं इस चीज को। अब एक चीज समझिए कि यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन 3, ठीक है, उसको समझिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 मार्कर का लिखा था, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 बताइए क्या लिखा है आपने, n इक्वल टू I इंटू टी बाय 96500 इंटू n फैक्टर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल और n फैक्टर किस तरह से रिलेटेड है बोलो, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इस फॉर्मूला से हम समझ सकते हैं कि n जो नंबर ऑफ मोल है वो n फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड है, n फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड है। और ये बात समझ में, तो इससे देखो हम यहाँ रिलेशन निकाल लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे। देखिए कैथोड पर कुछ ना कुछ जमा हुआ है, एनोड पर कुछ ना कुछ जमा हुआ है। कैथोड पर जो जमा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो उसके वैलेंस फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड होगा। और जो एनोड पर जमा हुआ है सब्सटेंस एनोड पर, कैथोड पर हम उल्टा हाथ दिखा देते हैं कभी कभी, इधर आप एनोड समझिएगा। तो एनोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है जो भी, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मोल होगा। क्योंकि मास डिपॉजिट हुआ है तो मास बाय मोलर मास कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, ठीक है। तो उस एनोड प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो एनोड पर जो प्रोडक्ट जमा हुआ है उसके वैलेंस फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड। सिमिलरली कैथोड पर जो प्रोडक्ट जमा होगा, कैथोड पर जो अमाउंट जमा हुआ होगा, प्रोडक्ट जमा हुआ होगा, उसका जो मोल होता है वो उसके वैलेंस फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड। हम इसी चीज को यहाँ पर देख के लिखेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ये इनवर्सली रिलेटेड होगा n फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट के, बोलिए होगा कि नहीं होगा। उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड प्रोडक्ट जो होगा, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बना होगा वो n फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट होगा। कैसे लिखें इसको, इस चीज से लिखें हम कि एनोड पर जो प्रोडक्ट जमा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होगा, उसको एनोड प्रोडक्ट कहेंगे। जो कैथोड पर जमा होगा उसको कैथोड प्रोडक्ट कहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड प्रोडक्ट वो इनवर्सली रिलेटेड होगा बैलेंस फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट के। उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड प्रोडक्ट जो होगा, जो कैथोड पर जमा हुआ होगा प्रोडक्ट कुछ ना कुछ, उसका नंबर ऑफ मोल जो है उस कैथोड प्रोडक्ट के वैलेंस फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड। और मैं आपको वैलेंस फैक्टर n फैक्टर इस चैप्टर के शुरुआती में ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अगर आपका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है, नहीं समझा हुआ है, तो जाइए आप पहले हमारे फर्स्ट वीडियो को देखिए, n फैक्टर क्लियर करिए, बैलेंस फैक्टर को क्लियर करिए। जब मैंने इस चैप्टर को शुरुआत किया था उसी समय आपको बताए थे कि इस चैप्टर में पूरे ऑक्सीडेशन नंबर का काम पड़ेगा, रिडॉक्स जितना पढ़ाएं उसका काम पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, थोड़ा सा बैलेंसिंग का काम हल्का फल्का कहीं कहीं पर पड़ सकता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास निकालना, नॉर्मेलिटी, उसमें बैलेंस फैक्टर, सब मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सॉल्यूशन के शुरुआत में। 11th के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में, यहाँ भी अभी फिर पढ़ा रहे हैं। कई जगहों पर एक ही चीज बार बार रिपीट होकर आ रहा है और इतनी बार पढ़ाने के बाद उसको आप मिस करते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मेहनत थोड़ा करना ही होगा, है ना। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये हटेगा तो भाई कांस्टेंट देंगे, वो कांस्टेंट भी कटेगा तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड प्रोडक्ट बराबर होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, यहाँ एनोड है यहाँ कैथोड है, n फैक्टर कैथोड का ऊपर, n फैक्टर एनोड का नीचे, n फैक्टर ऑफ
कैथोड प्रोडक्ट, जो कैथोड का प्रोडक्ट बना उसकी बात कर रहे हैं, और नीचे क्या जाएगा एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। इसको हम ऐसे कट गए यहाँ पर, इसको मैं सेकंड से घेर देता हूं। है ना, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एन ऑफ एनोड प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड प्रोडक्ट बराबर होगा एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट बाय एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये VBI, इसको मानते हैं कि एक टेक्निक है, ट्रिक है फैराडे के लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। आज जो मैंने आपको बताया ये बॉक्सेज है, ये बॉक्सेज है, ये बॉक्सेज है, और जो यहाँ इक्वेशन 3 जिसको माने थे, तो एन और बैलेंस फैक्टर को हम यहाँ इन्वर्सली रिलेटेड कर दिए और इसको यहाँ से लिख दिए एनोड प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड। एनोड जो लिया गया रॉड, उस पर जो जमा हुआ है उसको एनोड प्रोडक्ट कर रहे हैं। कैथोड जो रॉड है उस पर जो जमा हुआ होगा सब्सटेंस, उसको कैथोड प्रोडक्ट कर रहे हैं। एनोड पर जो जमा होगा एनोड प्रोडक्ट, ठीक, कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हुआ होगा, उसका मोल किस पर निर्भर करेगा कि जो अमाउंट यहाँ जमा, जो सब्सटेंस जमा हुआ उस सब्सटेंस का बैलेंस फैक्टर क्या है। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका मोल उस सब्सटेंस के बैलेंस फैक्टर के इनवर्सली रिलेटेड। कैथोड में भी यही बात बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पर हम अपने हिसाब से कंप्लीटली फिनिश्ड कर लिए हैं। और मैंने आपको शुरू में वीडियो समझाया था कि फिजिक्स को लेकर के आप परेशान नहीं होइए, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, आपके सिलेबस में संशोधन होगा, आप फिजिक्स सबसे अच्छे ढंग से पढ़ पाइएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए टीचर हमारे पास एक हैं, सुजीत कुमार झा इंजीनियर हैं वो भी, और पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं रोडो और इसी तरह वो पूरे वीडियो बना के डाले हुए हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो हो सकता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट का सारा वीडियो अवेलेबल कराएंगे, फिर आपको जो भी समस्या क्लियर हो जाएगी। फिर जब क्लास खुलेगा तो जिनके जिम्मे में जो टीचर मिलेंगे, मनीष सर हों, सुजीत सर हों, विनय सर हों, सब लोग हमारे पास रहेंगे और जिनसे आप पढ़ना चाहिए फिर उनसे आपको पढ़वाया जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होइए, सिलेबस संशोधित होगा ही होगा। केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का तब तक आप आनंद लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जब फिजिक्स हमारे पास जहाँ तक संभव हो पाता है कोशिश कर रहे हैं आपको, जब क्लास खुले तो फिर मनीष सर रहेंगे ही पढ़ाने के लिए। तब तक आप सुजीत झा सर का और विनय सर का वीडियो लीजिए, उनका वीडियो से फायदा उठाइए, इलेक्ट्रोस्टैट समझिए, जो कहिएगा हम आपको बनवा के देते रहेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, तब तक आप लोग केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी को अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए इस चीज़ को, और जो वीडियो मिल रहा है उसको अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमारे जो पीछे वीडियो सब अवेलेबल है वहाँ से मदद लेकर के आप समझ सकते हैं। बहुत बच्चे हो सकता है 11th वीक रह गया हो, तो मैंने 11th का भी वीडियो बनाया है, अगर वो कहेंगे तो मैं हो सकता है कुछ वीडियो 11th का उनको शेयर कर दूँ, शुरू वाला मोल कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने 11th के लिए बना के रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो कहीं से भी आपको केवल पढ़ने की अगर ललक है, इच्छा शक्ति है, तो आप अपने प्रॉब्लम को केवल हमसे शेयर करिए, मैं आपको यथासंभव केमिस्ट्री में हर मदद करूंगा। 12th वाले बच्चे अगर मोल छूटा हुआ है, मोल नहीं पढ़े, तो मैं आपको मोल का वीडियो 11th वाला अवेलेबल करा दूंगा। इस तरह से आप पढ़ाई करिए, मन लगा करके घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड दोनों लॉ पर फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप।